तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं है उन दोनों कपल्स के लिए कि अगर वो हफ्ते में 3-4 कॉन्टैक्ट्स करें फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, 100% वो लोग फर्टाइल पीरियड को क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद उनकी इच्छा है जो करें। आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियों में बहुत जल्दी आ रहे हैं PCOS के कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो उनके प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स नहीं हो रहे हैं। इट इज़ लाइक आउटर पार्ट ऑफ वजाइना में ही डिस्चार्ज हो जाता है सीमेन का, तो उसमें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं या फिर जो प्रिजर्वेटिव्स वाला खाने होते हैं जैसे चिप्स, बिस्किट, जो भी प्लास्टिक्स में आते हैं, ये सारे इन सबको हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं। शुरुआत में पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, मुँह पे बाल होने लगते हैं, मुहासे ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ये एरिया फ्रंटल बॉल्डिंग या गंजापन बोलते हैं, ये भी बच्चियों में होने लगता है। जितनी ज़्यादा मोटापा यहाँ इस वेस्ट के अराउंड होता है, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, उतने ही चांसेस हैं ज़्यादा डायबिटीज़ आगे होने का एंड इवन ब्लड प्रेशर बढ़ने का। आप ये सोचिए कि जिस हड्डी के ढांचे को 50 kg वेट लेके चलना है, वो अगर 80 kg लेके चलेगा, आप अपनी पीठ पे 31 kg का वो रख लीजिए कैरी बैग, और फिर चलिए सारा दिन, आप बहुत थक जाओगे, है ना। पता है कि PCOS है, फिर भी कोई उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे, बस प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद सब छोड़ दिया। प्रेगनेंसी में भी शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर PCOS है तो ये सारे प्रॉब्लम्स बाद में जाके हो सकते हैं अगर PCOS को अभी कंट्रोल नहीं करे तो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड सब बनने शुरू हो जाते हैं। इन्फेक्शंस 35 से पहले फिर भी ईजी है, 35 के बाद और मुश्किल, और अगर 38, 39 पहुंच गए, 40 पहुंच गए, तो हम सब IVF के डॉक्टर्स उछल पड़ते हैं चलो तुम तो अब IVF कराओ, यस, क्योंकि तुम्हारा एंड हो रहा है फर्टिलिटी स्पैन का। इंडिया में हर 5 में से 1 महिला को PCOD या PCOS होता है। ज्यादातर महिलाओं को ये पता भी नहीं होता है कि उनको PCOD और PCOS है भी या नहीं। पर समझने की बात ये है कि ये PCOD और PCOS है क्या ये दोनों एक ही चीज है या बहुत अलग अलग हैं? आज इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ NBT स्वास्थ्य चर्चा पर है 2 खास मेहमान जो हमें इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ है डॉक्टर आभा मजूमदार, सीनियर कंसल्टेंट एट श्री गंगाराम हॉस्पिटल, और हमारे साथ है डॉक्टर अमोदिता आहूजा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी फ्रॉम PSRI हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस हियर। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि PCOD और PCOS में क्या फर्क है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पहले। ध्वनि, PCOS नया नाम है उसी बीमारी का जो PCOD पहले बुलाते थे जिसको। PCOD का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो पहले सोचते थे ये एक बीमारी है, पर ये बीमारी नहीं है, ये प्रूव हो चुका है बियॉन्ड डाउट। सो इसको आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि PCOS बुलाते हैं। और इसका सिर्फ मतलब ये है कि मोस्टली जेनेटिकली हमें मिलता है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, और हर एक के अंदर PCOS इतना छोटा सिम्टम दिखा सकता है या इतने सारे सिम्टम्स दिखा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो PCOS का जेनेटिक कंट्रीब्यूशन कितना है और एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन से वो कितना बड़ा हो गया है उस लड़की के लिए। सिंड्रोम का मतलब हुआ बहुत सारे सिम्टम्स को क्लस्टर कर दें, साइंस एंड सिम्टम्स को, तो वो सिंड्रोम हो जाता है। इसमें बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे शुरुआत में पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, मुंह पे बाल होने लगते हैं, मुहासे ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ये एरिया फ्रंटल बॉल्डिंग या गंजापन बोलते हैं, ये भी बच्चियों में होने लगता है। पीरियड्स इरेगुलर होने में ही सबसे पहले माँ बाप दौड़ के उस बच्ची को डॉक्टर के पास लेके आते हैं कि पीरियड्स हमारे बच्ची के बंद हो गए, आ नहीं रहे हैं, या ब्लीडिंग ही नहीं बंद हो रही है। और आगे चलकर यही PCOS लड़कियां जो हैं, थोड़ी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर पीरियड्स रेगुलर ना हो, इनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और आगे चल के इनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और यूट्रस के कैंसर का चांस बढ़ा हुआ होता है इन बच्चियों में। गॉट इट। जैसे आपने जिन सिम्टम्स की बात करी, उन्हीं सिम्टम्स के बारे में मैं मैम आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर अमोदिता, कि ये जो विजिबल सिम्टम्स होते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए कि वो PCOS या PCOD हो सकते हैं?
सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स होना। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब क्या है कि अगर पीरियड्स 35 डेज के अंदर नहीं हो रहे हैं, उससे डिले हो रहे हैं, 1 मंथ डिले हो रहे हैं, 2 मंथ्स डिले हो रहे हैं, एंड पीरियड्स सही सही टाइम पे नहीं आते, जो हम बोलते हैं कि ये हमारी डेट है पीरियड्स की, उस पे वो नहीं आ रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स। दूसरा सिम्टम क्या होता है कि जैसे मैम ने बताया कि चेहरे पे बाल आना, चेहरों के साइड पे बाल आना, मुहासे होना, और जो एक्चुअल जहाँ पे हेयर होने चाहिए, सर पे जहाँ बाल होने चाहिए, वहाँ से बालों का झड़ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। और अगर किसी ने कभी अल्ट्रासाउंड कराया और उसके अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल सिस्ट ओवरीज के अंदर अगर आई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंबाइन करके हम एक PCOS के डायग्नोसिस पे आते हैं। गॉट इट। और मैम जैसे कई बार ये भी देखा जाता है कि PCOS, स्पेशली कुछ लड़कियों को PCOS की वजह से पीरियड साइकिल में भी बहुत क्रैम्प्स होते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, क्रैम्प्स होने का कारण नॉर्मली जो हम लोग हमेशा सोचते थे वो ओव्यूलेशन वाली साइकिल में क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि उसमें लाइनिंग अच्छी बढ़ती है, प्रोजेस्टेरॉन का इफ़ेक्ट होता है और उसको शेड करने में यूट्रस को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर PCOS लड़कियों को अगर पेन होता है तो उसका मतलब है कि उनका लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है उस हार्मोन के वजह से जो ओव्यूलेशन से पहले एंडोमेट्रियम को मोटा कर रहा है या लाइनिंग ऑफ यूट्रस को मोटा कर रहा है। उसको जब भी उनको ब्लीडिंग होगी, उसको शेड करने में उसको ज़्यादा पेन होगा। कोई भी मोटी लाइनिंग है उसको शेड करना ज़्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके तब उसको बाहर फेंकना पड़ता है ब्लड को और लाइनिंग को। यही कारण हो सकता है कि PCOS में लड़कियों को ज़्यादा ब्लीडिंग और ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है। ब्लीडिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि ज़्यादा एंडोमेट्रियम थिक हुआ है, और क्रैम्पिंग भी उसी चीज़ को बताता है। ओके। एंड डॉक्टर मधुता, क्या PCOD होने का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ ओबेसिटी होता है? ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स होता है, बट लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि PCOS कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट, जेनेटिक्स, दैट इज़ अगर जेनेटिक्स में अगर मदर को या सिस्टर को किसी को PCOS की हिस्ट्री है, तो अब जो इस बच्ची को PCOS की चांसेस ज़्यादा होंगे। और फिर होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी अगर किसी को है, उसके बाद एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट उस पर पड़ता है, जैसे अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, खाना पीने में ध्यान नहीं रख रही, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे, या फिर जो प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने होते हैं जैसे चिप्स, बिस्किट, जो भी प्लास्टिक्स में आते हैं, ये सारे, इन सबको हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं। दे आर वन ऑफ द, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस होने लगे हैं जिसकी वजह से PCOS बढ़ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल जो बढ़ता है, और वो वन ऑफ द अगेन रीजन होता है PCOD के लिए। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज गट डिसबायसिस। गट डिसबायसिस अगेन वो भी बाहर का खाना खाना, सही टाइम पे नहीं खाना खाना, बहुत देर भूखा रहना और एक ही बारी में सारा खाना खा लेना। स्ट्रेस वो उसको और प्रेसिपिटेट करता है। इरेगुलर स्लीप साइकिल्स होना, मतलब कि लेट सोना, लेट उठना, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ये PCOS को प्रेसिपिटेट करती हैं। और अब मैम, अगर हम ये PCOD और PCOS को मैनेज करना चाहते हैं अपने आप से, तो हमें क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए? देखो ऐसा है कि सबसे पहले जब बच्चियां हमारे पास आती हैं, वो नॉर्मल वेट की भी हो सकती हैं, दुबली भी हो सकती हैं और ओवरवेट भी हो सकती हैं। इवन नॉर्मल वेट वाली बच्चियों को हमें एक्सरसाइज बतानी है। ये नहीं कहना है कि वेट रिड्यूस करना है, लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और ऐसा क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है कि हमने PCOS की डायग्नोसिस कर ली, 17, 18, 19 साल की लड़की आई है और वो ठीक ठीक वेट की है, मैं भी तुम्हारी तरह। फिर भी हम बोलेंगे कि रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करो, क्योंकि जैसे समय गुजरेगा, वेट से हमें मतलब नहीं है। जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए रिस्क फैक्टर है। जितनी ज़्यादा मोटापा यहाँ इस वेस्ट के अराउंड होता है, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, उतने ही चांसेस हैं ज़्यादा डायबिटीज़ आगे होने का, एंड इवन ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो दुबली लड़कियाँ, या आई वुड से नॉर्मल वेट, आई वुडंट से कि बहुत दुबली लड़कियाँ, लेकिन नॉर्मल वेट लड़कियों के लिए और जो ओवरवेट है उनके लिए तो मतलब अमृत है, अगर वो एक्सरसाइज इस उद्देश्य से करें कि उनका वज़न भी कम हो जाए, और उनकी वज़न कम होने के साथ साथ ये जो सेंट्रल ओबेसिटी या मिड एब्डोमेन में जो फैट जमा होता है,
ये बताता है कि इंटेस्टाइन्स भी मोटी हो रही है, उनकी भी चारों तरफ फैट जम रहा है और इस सारे एरिया में, इसीलिए गर्द बढ़ती है। ये सिर्फ यहाँ फैट जमा होने से नहीं, अंदर के इंटेस्टाइन्स की भी गर्द बढ़ने से। इसको अगर हम रोक सकें बहुत अच्छा होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 1, डाइट अभी डॉक्टर मोदिता ने बताया, प्लास्टिक्स के अंदर वाली चीज़ें मत खाओ। मैं बोलती हूँ सी वाली चीज़ें मत खाओ, चाउमीन, चॉकलेट, चिप्स, ये सारी चीज़ें जिसमें कि कैलोरीज बहुत हैं। डाइट को इतना मोल्ड करना है कि भूखे नहीं जाना है उस लड़की को, लेकिन प्रोटीन्स थोड़े ज़्यादा हों, फ्री कार्ब्स कम हो, अच्छा वाला घी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा घी, ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए खाने में। सो यही है कि बाहर का जंक कम करो, घर का खाना ज़्यादा खाओ, ईट मॉडरेटली का मतलब है ठीक ठीक खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। इन बिटवीन जो स्नैकिंग होती है उस स्नैकिंग को हटा के शायद फ्रूट ले लें कुछ, या सीड्स ले लें या नट्स ले लें, लेकिन वो भी पहले हाफ ऑफ द डे में। सेकेंड हाफ ऑफ द डे में जितनी कैलोरी कम कंज्यूम करेंगे उतना वेट कम गेन करेंगी। तो पहला मंत्रा है लड़कियों के लिए कि वेट को पकड़ के रख लो अगर तुम नॉर्मल वेट हो, और अगर ओवर वेट हो तो वेट को धीरे धीरे कम करो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज और खाना। ये 2 ही चीज़ें हैं जो नॉर्मली लड़कियां खुद कर सकती हैं, बाकी सब हमारी दवाइयाँ करती हैं जो गड़बड़ी होती है। बट कई बार कुछ वाइटामिन्स भी लोग ले लेते हैं अपना पीसीओडी ठीक करने के लिए, तो क्या बोलते ये काफ़ी मिथ्स हैं। वाइटामिन्स अगर हम देखें, हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है, न्यू फाउंड प्रॉब्लम है ये शायद हमारा जो पहनावा है और जो सूरज से दूरी है और जो सन एक्सपोजर है वो बहुत कम है। और आजकल की ज़िंदगी में आप गाड़ी से आते हैं, सन एक्सपोजर नहीं है, घर के अंदर जाते हैं नहीं है, ऑफिस में आते हैं नहीं है, तो विटामिन डी की कमी है। और लोगों ने सोचा कि इसका कोई एसोसिएशन होगा विटामिन डी3 की कमी के साथ, पर ऐसा नहीं है कि पीसीओएस का विटामिन डी की कमी के साथ कोई एसोसिएशन हो और हम विटामिन डी बढ़ाएं तो पीसीओएस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये मिथ है। और कौन सा विटामिन आपने सुना है? मैंने तो सिर्फ एक ही मैंने सुना है कि विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी बहुत रहती है। B12 की डेफिशिएंसी इंसान को बहुत वीक फील कराती है, और बहुत ज़्यादा जो ओबीज लड़कियां होती हैं वो हमेशा बोलती हैं एनर्जी लेस हैं, हम बहुत वीक हैं। आप ये सोचिए कि जिस हड्डी के ढांचे को 50 केजी वेट लेके चलना है, वो अगर 80 केजी लेके चलेगा, आप अपनी पीठ पे 31 केजी का वो रख लीजिए कैरी बैग, और फिर चलिए सारा दिन, आप बहुत थक जाओगे, है ना। सो मुझे ये लगता है कि उनकी वीकनेस का विटामिन B12 तो एक रीज़न हर एक की वीकनेस का हो सकता है, नॉर्मल वेट और हैवी वेट, लेकिन उनकी वीकनेस का कारण एक ये भी हो सकता है कि वो ओवरवेट है, और उस वेट को लेके वो चलते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। अब जैसे हमने ओवरवेट या फिर ओबीस लोगों की बात करी, दैट उनको ज़्यादातर पीसीओडी पीसीओएस होता है, इसी तरह से एक लीन पीसीओएस भी होता है, वो क्या होता है डॉक्टर मोदिता? जैसे मैम ने बताया कि पीसीओएस दोनों टाइप की लड़कियों को हो सकता है। लीन पीसीओएस जो दुबली लड़कियां होती हैं उनमें भी हो सकता है, और जो मोटी लड़कियां होती हैं उनमें भी हो सकता है। लीन पीसीओएस का मतलब क्या है कि आपका वेट अंडर कंट्रोल है, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो रहा है। तो ऐसे लड़कियों को हम बोलते हैं कि वेट अपना पकड़ के रखो और एक्सरसाइज रोज करो, क्योंकि एक्सरसाइज से इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगी और सारे हार्मोनल इम्बैलेंस जो बॉडी में हो रहे हैं वो करेक्ट होंगे। गॉट इट। तो लीन पीसीओएस एंड नॉर्मल पीसीओएस जो हम ओवरवेट लड़कियों में देखते हैं, उनके सिम्टम्स सेम ही होते हैं? ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इट इज जस्ट दैट कि एक जो लीन पीसीओएस है वो दुबली है फिर भी उनको पीसीओएस है, और जो ओबीस है वो मोटी है, मोटे होने की वजह से उनको हार्मोनल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो है, बेसिक कॉज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पर दोनों का मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। द वे दे प्रेजेंट, मतलब जो फिजिकल ट्रेट है वो डिफरेंट है, बस दैट्स ऑल। अब अगर हम बात करें कि हम पीसीओएस अगर डायग्नोस करवाते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं डॉक्टर आप? जब पहली बार पेशेंट आता है तो अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन में 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी है अपार्ट फ्रॉम वेट ऑफ द पेशेंट। ये देखना है कि उसका मेंस्ट्रुएशन कैसा है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, और अगर रेगुलर है तो क्या उसको ओव्यूलेशन हो रहा है, वो हम टेस्ट से डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हमें देखना है क्या उसके मुंह पे बाल हैं, कुछ ज़्यादा हैं, स्पेशली साइड बर्न्स, ये वाली जगह, मुस्टैच वाली जगह, कभी कभी चेस्ट के बीच में भी होते हैं,
ये हमें देखना है। तीसरा हमें देखना है कि एक्नी कितनी है। कभी कभी फेस की एक्नी तो बहुत लोग ट्रीट करा लेते हैं कि पीठ के एक्नी, ब्रेस्ट के एरिया की एक्नी वो रह जाती है। तो ये 3 तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, एक्नी, हेयर। एक होता है अल्ट्रासाउंड करने में पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखाई देना। लोग बोलते हैं मुझे ओवरी में सिस्ट है, इसको ओवरी में सिस्ट नहीं बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब है कि ओवरी जो है उसमें बहुत छोटी छोटी सिस्ट दिखाई दे रही हैं। और वो क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग फॉलिकल्स होते हैं। तो ओवरी इज़ ऑलमोस्ट बर्स्टिंग, फट रही है ओवरी फॉलिकल से, और इसलिए वो पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस, ज़्यादा वॉल्यूम, सब कुछ दिखाती है। ये 4 फीचर्स में से कोई भी 3 हो सकते हैं। चाहे वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ना हो तो हमें बाल दिखाई देंगे, एक्नी और बाल दिखाई देंगे, और अल्ट्रासाउंड पे हमें पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस मिलेगा ओवरी में। या हमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी दिखाई दे रही है, उसके साथ में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, प्लस हमको हिर्सुटिज्म नहीं दिख रहा है, बाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रही। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सारी चीज़ें भी एक पेशेंट में हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो क्या ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये पीरियड्स के दिनों में किया जाता है या कभी भी हो सकता है ये अल्ट्रासाउंड। पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस हमेशा दिखाई देगी, चाहे आप मेंसेस के 2nd डे करें, चाहे 20वें दिन करें। मेनली इट इज़ मेंसेस की इरेगुलरिटी, पॉलीसिस्टिक ओवरी और ज़्यादा एंड्रोजन होने के सिम्टम्स, जिसमें एक्नी और बाल और बॉल्डिंग ये सब एक में आ जाता है। तो एक ग्रुप हो गया हाई एंड्रोजन। एंड्रोजन होता है मेल हार्मोन, जो मेल्स में एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन होता है, वो ज़्यादा होता है इन बच्चियों में, उसके सिम्टम्स। दूसरे हुए ओव्यूलेशन वाली गड़बड़ियाँ, और तीसरी हुई अल्ट्रासाउंड से पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस। तो इन तीनों में कोई भी 2 एक साथ हो सकते हैं या सारे के सारे एक लड़की में हो सकते हैं। तो ये जो पीसीओएस डेवलप होने शुरू होता है बॉडी में, तो इसकी क्या एक पर्टिकुलर एज होती है या ऐसा होता है कि आपके लाइफ में इतनी साइकिल्स हो गई पीरियड्स की उसके बाद ही आपकी बॉडी में डेवलप होता है, या ये कभी भी हो सकता ये कभी भी हो सकता है, पर आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियों में बहुत जल्दी आ रहे हैं पीसीओएस के कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड से ही वो लोग सब बाहर का खाना खा रहे हैं, उल्टा सीधा, कोई कंट्रोल नहीं है खाने पे, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, घर पे बैठ के सिर्फ टीवी के आगे बैठे हैं या फिर फोन्स पे इंस्टाग्राम चल रहा है, वो सब। उसकी वजह से हमने देखा है कि अब जो पीसीओएस, पहले हम बोलते थे कि यूजुअली 16-17 ईयर्स के बाद यूजुअली डायग्नोज होता है, बट नाउ इट इज 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, बिकॉज जो लड़कियों के जो पीरियड्स हैं वो भी जल्दी शुरू हो रहे हैं। पहले 13 ईयर्स यूज टू बी अ नॉर्मल टाइम जबकि पीरियड स्टार्ट होते थे, अब वो भी शिफ्ट हो गया है। तो जब वो शिफ्ट हुआ है तो आजकल 13, 14, 15 ईयर्स पे भी वी आर सीइंग पेशेंट्स जो कि लड़कियां जिनको पीसीओएस के सिम्टम्स और फीचर्स के साथ जो आ रहे हैं। तो ये अर्ली डायग्नोस की वजह से आगे हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? आगे जाके उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे जाके उनको बीपी, शुगर, यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके अगर कंट्रोल ना किया जाए तो, अगर पीसीओएस को अच्छे से कंट्रोल किया जाए, एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर लेकिन अगर वेट कंट्रोल नहीं है, पता है कि पीसीओएस है, फिर भी कोई उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे, बस प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद सब छोड़ दिया, प्रेगनेंसी में भी शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर पीसीओएस है तो ये सारे प्रॉब्लम्स बाद में जाके हो सकते हैं अगर पीसीओएस को अभी कंट्रोल नहीं करे तो। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी और पीसीओएस पीसीओडी के पेशेंट के लिए प्रेगनेंसी कैसे डिफरेंट होती है और कितनी मुश्किल होती है, डॉक्टर आभा? देखो, ऐसा है कि जब एक बार पीसीओएस डायग्नोज हो जाता है लड़की में, तो हम लोग को लाइफ लॉन्ग उसका मैनेजमेंट रखना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हर साल अपना शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर चेक करा लो। जब ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, यही 3 चीज़ें पीसीओएस लड़कियों में ज़्यादा होंगी। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो प्रेगनेंसी की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पीसीओएस में होती हैं। भले ही वो पीसीओएस ओबीज ना हो,
बहुत मोटी ना हो, उसमें भी होती है। लेकिन अगर ओबीज़ है तो और मैनी फोल्ड बढ़ जाता है उसका चांस। और 5वें-6ठे महीने तक जो लड़कियां बिल्कुल डायबिटिक नहीं हैं शुरू होने में प्रेगनेंसी के, 5वें-6ठे महीने से उनकी शुगर्स राइज़ करनी शुरू हो जाती हैं और हम लोगों को उनको स्ट्रेट अवे इंसुलिन देनी पड़ती है। मेडिसिन का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि बच्चे को हमें हाई शुगर लेवल से बचाना है। मदर के हाई शुगर लेवल्स अगर बच्चे में जाएंगे, बच्चा तो अपना इंसुलिन बना रहा है, वो उस हाई शुगर में इतना इंसुलिन बनाने लगेगा कि वो ओबीज़ हो जाएगा, उसका डेवलपमेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। गॉट इट। और अगर किसी को पीसीओडी पीसीओएस है तो और वो कंसीव करना चाहता है, तो ऐसे कौन से लाइफ फैक्टर चेंजेस हैं जो उनको करने चाहिए और किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि घर का खाना खाओ, प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना ना खाओ, अपनी कैलोरीज को मेंटेन करके रखो, स्लीप साइकिल को मेंटेन करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड कोशिश ये करो कि रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सबको अगर हम कंबाइन करेंगे तभी जाके हॉर्मोन्स का बैलेंस होगा और फिर फर्टिलिटी के लिए आगे हम सोच सकते हैं कुछ भी करना। यहाँ मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगी कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अभी आपने सुना, पर मेरे हिसाब से अगर उसके मेंसेस रेगुलर नहीं आते हैं महीने 1.5 महीने, तो दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा उसको। और तब बहुत अच्छी दवाइयाँ ईजाद हो चुकी हैं, जो ओरल मेडिसिन भी हैं, इंजेक्टेबल भी हैं, जो उसको एग बनाने के लिए हम लोग दे सकते हैं। पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेक्सुअली एक्टिव रहना। आजकल सेक्सलेस मैरिजेस बहुत कॉमन हैं। मतलब आधे पेशेंट्स जब उनसे बोलो एग्ज़ामिन करेंगे तो वो 4 बार दाएं बाएं देखते हैं और फिर सोचते हैं एग्ज़ामिन करेंगे, और फिर ये सब चीज़ें बाहर निकलती हैं। जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी तो शादी कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई है। सो ये इतना कॉमन होता जा रहा है कि उन लोगों को ये कहना कि प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एग बनाने के लिए मेडिसिन दे के ये कंफर्म करना कि हाँ एग बना इस मेडिसिन से। अगर उस मेडिसिन से बन जाता है तो हम आँख मीच के अगले 3 से 6 महीने वही मेडिसिन बोलते हैं रिपीट करो, पर सेक्सुअली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हमें ये पक्का करना है कि ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, पर बहुत सारी इनफर्टिलिटी वाली लड़कियां जब आती हैं तो उनके प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स नहीं हो रहे हैं। इट इज़ लाइक आउटर पार्ट ऑफ वजाइना में ही डिस्चार्ज हो जाता है सीमेन का, तो उसमें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। और हम उनसे बोलते हैं कि अरे यू हैव अ प्रॉब्लम, आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, IVF में चले जाओ। उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर वो प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स करें आफ्टर ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन्स। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू ट्राई, मतलब कितना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन पीरियड में ही आप ट्राई करें कंसीव करने का? मुझे तो लगता है ज़रूरी है हमेशा ट्राई करना। इट इज़ नॉट ओनली ओव्यूलेशन पीरियड। अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं और हम बोलते हैं सिर्फ ओव्यूलेशन पीरियड में ट्राई करो, इतना स्ट्रेस हो जाता है कपल को, आदमी को, लड़की को तो जो होता है ही इज़ द एक्टिव पर्सन, एंड सेक्सुअल एक्ट इन अ मैन इज़ टोटली एन इमोशनल एक्ट। सो उसमें अगर सर पे डंडा रख के और हम बोलें यू हैव अ कॉन्टैक्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड वो तब होता है जब वो लड़की बोलती है ओ अब मेरा फर्टाइल पीरियड शुरू हो गया। Exactly. तो वो ना डंडा आ जाता है। तो मैं उनसे सबसे यही बोलती हूँ कि तुम लोगों के कम कॉन्टैक्ट्स होते हैं, 2-3 महीने बॉन्डिंग बढ़ाओ, कैंडल लिट डिनर्स करो, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करो, और 1 हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 कॉन्टैक्ट्स करो, और ये शुरू कर दो आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन एंड्स। नॉर्मली हम जब फर्टिलिटी ड्रग्स देते हैं तो ओव्यूलेशन 14वें-15वें दिन तक हो जाता है, तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं है उन दोनों कपल्स के लिए कि अगर वो हफ्ते में 3-4 कॉन्टैक्ट्स करें फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स। 100% वो लोग फर्टाइल पीरियड को क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद उनकी इच्छा है जो करें। बट बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से क्या राइट एज होनी चाहिए इफ दे आर प्लानिंग अ बेबी? कोई भी बेबी प्लान बिफोर 30। यस, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बिफोर 30, बट राइट नाउ एज सब लोग वर्किंग मदर्स, वर्किंग गर्ल्स हैं, तो देयर इज नो राइट एज। ऐसे नहीं कुछ किसी को आप बोल सकते कि आप अभी कर लो, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, देयर इज नो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से यस, बिफोर 30 इज़ द बेस्ट, बिकॉज बीमारियां जेनिटल ट्रैक्ट की कम होती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड सब बनने शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शंस।
35 से पहले फिर भी इजी है, इजी है। 35 के बाद और मुश्किल, और अगर 38 39 पहुंच गए, 40 पहुंच गए, तो हम सब आईवीएफ के डॉक्टर्स उछल पड़ते हैं कि भैया चलो तुम तो अब अब तो आईवीएफ आईवीएफ, कराओ, यस क्योंकि तुम्हारा एंड हो रहा है फर्टिलिटी Yes. स्पैन का। अब जैसे आपने मेंशन किया फाइब्रॉइड्स के बारे में, तो फाइब्रॉइड्स बॉडी में पीसीओडी के साथ ही डेवलप होने शुरू होते हैं, या वो एक बहुत ही अलग चीज़ है? बहुत अलग है, बहुत अलग है, लेकिन फाइब्रॉइड्स थोड़े ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट टाइप के ट्यूमर्स माने जाते हैं। तो जहाँ भी ईस्ट्रोजन की बहुतायत होती है, जैसे कि पीसीओएस में जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो खाली ईस्ट्रोजन ही बन रहा होता है, तो थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा होता है, पर फाइब्रॉइड्स किसी को भी हो सकते हैं, पीसीओएस हो या ना हो। तो फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स भी सेम होते हैं डॉक्टर? फाइब्रॉइड्स के डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग होना पीरियड्स के टाइम पे, जल्दी जल्दी पीरियड्स आना, या फिर पेन होना पेट में, या फिर पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड एग्जैक्टली कहाँ पे है यूट्रस में, उस हिसाब से सिम्टम्स डिफर करते हैं। अगर बिल्कुल लाइनिंग के पास है तो पीरियड ज़्यादा होंगे, क्रैम्पिंग ज़्यादा होगी। अगर बाहर की तरफ है तो फिर वो और प्रेशर सिम्टम्स बाहर के ऑर्गन्स पे कर सकता है, जैसे इंडाइजेशन होना, यूरिन बार बार आना, पेट में दर्द होना, या पेट में मास फील होना, ये सारे फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। 50% में कोई सिम्टम्स नहीं होते, एग्जैक्टली 50% में नॉट अ सिंगल सिम्टम, इवन इतने बड़े फाइब्रॉइड के साथ। तो फिर वो कैसे आपके पास पहुंचते हैं, मतलब जब इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाते हैं, किसी और प्रॉब्लम को लेके आते हैं और हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या हम एग्जामिन करते हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारा तो एक फाइब्रॉइड है, और पेशेंट बोलता है मुझे तो कुछ भी नहीं कोई है। सिम्टम ही नहीं है। मतलब ये ज्यादातर प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के समय या कभी भी आपको डायग्नोस हो एनी सकता है? टाइम। तो फाइब्रॉइड का साइज भी बढ़ता है, और ये कितना ज्यादा, मतलब यूट्रस का साइज बहुत बढ़ता है, यूट्रस इतना छोटा सा होता है, उतना बड़ा हो जाता है ना, तो फाइब्रॉइड भी उसी हिसाब से लेंथन होगा, बड़ा होगा, पर वो फिर डिलीवरी के बाद जैसे यूट्रस श्रिंक करता जाता है, फाइब्रॉइड भी जनरली वापस साइज पे आ सकता है, या थोड़ा बहुत हो सकता है कि Size बड़ा बढ़ छोटा सकता हो है। जाए। फाइब्रॉइड को ऑपरेट करने का या ट्रीट करने का कोई नॉन सर्जिकल भी ट्रीटमेंट होता है, या फिर उसको बस सर्जरी से? आजकल मेडिसिन भी हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन साइज अगेन। अगर साइज छोटा है तो हम मेडिसिन से ट्राई कर सकते हैं, अगर साइज बड़ा है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत सारे हैं, तो फिर देन यूजुअली सर्जिकल ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन। जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं उसमें आजकल हम लोग अल्ट्रासाउंड या कोई तरह की ऐसी वेव्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग उस फाइब्रॉइड को उसके बीम्स डाल के जला के ख़त्म करना चाहते हैं, पर वो मेथड्स कभी भी पॉपुलर नहीं हो नहीं। पाए, बिकॉज़ बहुत एल्डरली लोगों का जिनका ऑपरेटिव रिस्क बहुत ज़्यादा है उनके लिए ट्राई करते हैं, और बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स में इसमें बहुत टाइम लगता है। फिर वो फाइब्रॉइड तो वही है, चाहे वो किल होके गला हुआ है, वो सारे सिम्टम्स वगैरह लेके बहुत कम पॉपुलर हो पाए हैं वो वाले मेथड्स जो अल्ट्रासाउंड को या कोई और टाइप की रेज को यूज़ करते हैं। कितना ज़रूरी है कि अपना टाइम टू टाइम आप अल्ट्रासाउंड कराते रहें, ताकि अगर आपको फाइब्रॉइड हो रहा है तो आपको पता चल जाए एक राइट टाइम पर, और या आपको अगर पीसीओडी भी है, पीसीओएस भी है, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कब कब हमें अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए, किस एज में भी? देखो ऐसा है, फाइब्रॉइड में अगर तुमको कोई सिम्टम ही नहीं था और तुम्हारा इंसिडेंटली पता चला है, तो नॉर्मली हमारे पास बहुत लोग आते हैं 40s में कि ये फाइब्रॉइड है लेकिन हमें कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसे में हम लोग ये बोलते हैं कि इट्स अ बिग फाइब्रॉइड, तो आप हर साल एक अल्ट्रासाउंड करा लो देखने के लिए कि इसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। अगर वो बिल्कुल कांस्टेंट है तो हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, लेकिन अगर रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, या हम उनसे बोलते हैं बीच में अगर कोई ब्लीडिंग वाला सिम्टम हो जाए, पेन, ब्लीडिंग, एनीथिंग, तो आप एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। कभी कभी ये फाइब्रॉइड्स अंदर से गलने लगते हैं क्योंकि इनके अंदर ब्लड नहीं पहुंचता है, जिसको डिजेनरेशन, रेड डिजेनरेशन बोलते हैं, तो वो कभी पेन अगर करता है तो 8-10 दिन लगते हैं ठीक होने में, या कोई प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हों, जैसे अभी आपने सुना मैम ने बोला, तो उसके लिए हम लोग रिपीट कराते हैं। नहीं तो वंस अ ईयर ओनली टू असेस कि साइज़ बढ़ तो नहीं रहा है। साइज़ बढ़ रहा हो तो बेस्ट है कि सोचना शुरू कर दें कि इसको शायद निकालना चाहिए, बिकॉज़ ये साइज़ हर साल 2-2 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। ओके। और फाइब्रॉइड्स के साथ कंसीव करना मुश्किल होता है या ईजी होता है।
इजी होता है अगेन डिपेंडिंग अपॉन के कहाँ उसकी कहाँ पे पोजीशन है। correct। अगर बिल्कुल ही यूट्रस के कैविटी में है, लाइनिंग से जुड़ा हुआ है, तो फिर रिकरेंट अबॉर्शन होने के चांस हो सकते हैं। ये कंसीव भी करना Conceive मुश्किल करने होता है, में भी तो उसको मुश्किल हो निकाल सकता है। देना ज़रूरी है, सिर्फ उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। फाइब्रॉइड्स को निकालना काफी जो जरूरी जो अगर जो कैविटी के लोग- अंदर उभरे हाँ। हुए हों, जहाँ बच्चा कंसीव करती है लड़की, जिस कैविटी में या जहाँ से मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें अगर उभरा हुआ हो बॉल की तरह, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आया कि पीसीओएस, जब हम पीसीओएस की बात कर रहे थे, पीसीओएस के साथ भी अगर जैसे somebody is very near to her menopause वाला स्टेज, तो क्या पीसीओडी तब भी उनको हो सकता है? पीसीओडी होता नहीं है तब, It is there. पीसीओएस तो शुरू से ही है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मिथ है जो मैं हाँ। चाहती हूँ कि दर्शकों को बताऊं, कि अगर आपके डॉक्टर्स या ट्रीटिंग फिजिशियन बोलें आप ये दवाई ले लो और 6 महीने बाद आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा, ये गलत है। पीसीओएस एक जेनेटिक कंडीशन है, ये पूरी ज़िंदगी रहेगा। रहेगा। इसका सिम्टम्स जो है वो घटते बढ़ते रह सकते हैं, और उम्र के साथ ओवरीज के फॉलिकल्स खर्च हो रहे हैं, हर दिन जो है वो एपोप्टोसिस नाम की एक एट्रीसिया और एपोप्टोसिस से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ओवरी का साइज़ कम होता जाएगा, फॉलिकल्स कम होते जाएंगे, शायद इसका ओव्यूलेशन वाली जो प्रॉब्लम है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी वाली प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है अपने आप। पर बाकी सारी चीज़ें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, एंडोमेट्रियल कैंसर, इन सब का रिस्क रहेगा अगर उसको मैनेज ना किया जाए। बच्चा हो गया और उसके बाद उस लेडी ने कहा मेंसेस आए ना आए, मुझे क्या चिंता है, मैं तो कोई दवाई नहीं लूँगी, यहाँ एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क हो जाएगा। क्योंकि अगर उसको बहुत दिन तक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, 2-2, 3-3 महीने लाइनिंग बढ़ती जा रही है, और फिर एक दिन ब्लीडिंग शुरू होगी और वो बोलेगी ब्लीडिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है मैम, मेरे तो 20 दिन हो गए। अब हम अगर बायोप्सी करते हैं तो एक चांस है कि ऑलरेडी कैंसर की तरफ बढ़ने लगा है वो लाइनिंग, या कैंसर हो गया हो। तो इसका मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी हो, और बाकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का मॉनिटरिंग हर साल एक बार होना चाहिए। ऐसे कोई पर्टिकुलर मतलब हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज भी होती हैं जो हमें और ज्यादा प्रोन बनाती हैं पीसीओडी और पीसीओएस के लिए? काउच सेडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा काउच कॉमन। पोटैटोज हो, बैठे रहें, खाते रहें, नो एक्सरसाइज, बाहर का खाना खाना। एग्जैक्टली और जैसे मैम ने बोला कि 6 मंथ्स दवाई ले लो ठीक हो जाएगा पीसीओएस। यूजुअली जो 6 मंथ्स को हम दवाई देते हैं वो क्यों देते हैं? बिकॉज वो 6 महीने का टाइम हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अच्छे लाइफस्टाइल में, मॉडिफाइड लाइफस्टाइल में सेटल हो सको, सो दैट वो इतना टाइम 6 महीने वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेगा, सो दैट यू बिकम यूज टू इट, आपको उसकी आदत पड़ जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने बाद अगर मेडिसिन बंद हो रही है तो पीसीओडी ठीक हो गया, नहीं। उसके बाद आपको अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना है, बिकॉज वो लाइफ लॉन्ग है। मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती, वो सिर्फ एक अक्यूट फेज के लिए है कि ताकि आप वेट लॉस कर सको, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, हार्मोन्स थोड़े कंट्रोल में हो जाए। बट इट इज़ नॉट दैट कि आपने ये बोला कि मैंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 6 महीने की दवाई दी, उसके बाद वो फिर आ गया। वो डॉक्टर की इसमें कोई वो नहीं है, वो आप लाइफस्टाइल को उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, जो आपको एडवाइस दी गई है, जो आपको चेंजेस करने को बोले गए हैं, अगर वो आप नहीं कंटिन्यू करोगे थ्रू आउट लाइफ, ये सारी चीज़ें स्टेज बाय स्टेज डिफरेंट सिम्टम्स में आती रहेंगी। प्लस एक और चीज़ भी है, खाली लाइफस्टाइल से सारे पीसीओएस नहीं ठीक हो सकते हैं। सो मेडिसिन्स लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं मेंसेस लाने के लिए, अगर मुंह पे बाल आ रहे हैं उनको कम करने के लिए, अगर वो बॉदर कर रहे हैं आपको, नहीं तो आप लेज़र करवा लें, कुछ भी करवा सकते हैं। पर पीसीओएस में ज़्यादा जल्दी लेज़र के बाद भी बाल आ जाते हैं क्योंकि एंड्रोजन ज़्यादा हैं बॉडी में। सो दवाइयाँ जनरली लॉन्गिट्यूडनली पूरी लाइफ लेनी पड़ती हैं मेंसेस को रेगुलर रखने के लिए, या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या शुगर्स के लिए भी मेटफॉर्मिन वगैरह लेनी पड़ती है, और अगर डायबिटीज़ हो जाए तो प्रॉपर। एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, जब लोग बोलते हैं क्यों नहीं ठीक हुआ ये, आपने दवाई दी तो ठीक हो गया, तो मैंने कहा क्योंकि ये प्रॉब्लम को करेक्ट करता है। आप मेरे पास मेंसेस की गड़बड़ी और बाल लेके आए, ये दोनों चीज़ें करेक्ट हो गई। आप चश्मा पहनते हैं क्योंकि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपका विजुअल फोकल लेंथ गड़बड़ाया हुआ है। ये जब तक आप पहनते हैं आपको ठीक दिखता है। आप उतार के मुझसे मेरी बुक पढ़िए ना,
नहीं ना, आप 6 महीने पढ़ने के बाद भी उतार के कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिर्फ करेक्ट करता है, क्योर नहीं करता है। हमारी मेडिसिन करेक्ट करती हैं, क्योर नहीं करती हैं अंडरलाइंग प्रॉब्लम को। तो वो पूरी ज़िंदगी रहेगी, चाहे कितना भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके रहें। जब जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होती हैं ये प्रॉब्लम्स, तो वो बीमारी चलती रहेगी और उसका थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट हमेशा लेना पड़ेगा, मतलब हम In डॉक्टर्स some की form बनी or रहेगी। साथ ही ये स्मोकिंग और अल्कोहल कितने चांसेस और कितना रिस्क बना देता है पीसीओएस पीसीओडी होने का? एनवायरमेंटल फैक्टर है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ाएगा। अल्कोहल लोगे तो स्नैक करोगे, एग्जैक्टली। smoke कार्बोहाइड्रेट कर रहे हो, रिच डाइट लोगे, जब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लोगे अगेन, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी एंड देन अगेन वो पीसीओएस को प्रेसिपिटेट करेगा। मतलब स्मोकिंग और अल्कोहल से पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ते हैं? चांसेस नहीं, पीसीओडी है तो वो underlying, और ज्यादा और अगर प्रेसिपिटेट होगा। अल्कोहल ले रहे हो एंड यू आर स्नैकिंग विद इट, तो अल्कोहल आल्सो इंक्रीजेस योर शुगर्स, और स्नैकिंग भी इंक्रीज करेगी। स्मोकिंग आई कांट रियली से कितना कनेक्टेड होगा पीसीओएस के साथ में, बट मतलब कुछ चांसेस बढ़ा सकता है। मतलब ये दुश्मन हर इट इज चीज के जस्ट हैं ना, एनवायरमेंटली smoking और प्रीडिस्पोज्ड। नहीं, हमने जैसे सुना है कि स्मोकिंग और अल्कोहल दुश्मन तो हर चीज के हैं, alcohol। बिल्कुल, पर आपकी बॉडी के अंदर और क्या क्या मतलब तकलीफ पैदा कर सकते हैं वो तो बस क्या ही बताएं। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस सेशन। आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ नॉलेज रहेगा कि उनको पीसीओडी और पीसीओएस से बचने के लिए क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, नो मैटर व्हाट आप किस एज के हैं, पर अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही और चर्चा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ के लिए। थैंक यू।